हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चले जी, हम ऑडिट की रिवीजन कर रहे थे। हमने टॉपिक किया था कंप्लीशन एंड रिव्यू, जिसके अंदर हमने पहले दो एसेस एसे 570 और एसे 580 इसके अंदर कर लिया था। आज हम अगले बचे हुए 3 एसेस जो कि इस चैप्टर के अंदर, सीए इंस्टीट्यूट के इस चैप्टर के अंदर है, आज हम उनकी चर्चा करना शुरू करते हैं। इसी सीरीज में हमारा आज का पहला एसे है एसे 260। अब ये एसे पहले हुआ करता था सीए फाइनल के अंदर, जिसे रिसेंटली सीए इंटर के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। नाम है जिसका एसे 260, मतलब कम्युनिकेशन विद द टीसीडब्ल्यूजी, मतलब दोज चार्ज विद द गवर्नेंस। अब पहली बार टीसीडब्ल्यूजी क्या होता है वो तो बाद में समझेंगे, बट उससे पहले कम्युनिकेशन क्या होता है उसका मतलब समझते हैं। देखो जी, दो चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऑडिटर अपना लेटर लिख रहा है किसको, टीसीडब्ल्यूजी को, तो इसका मतलब है, और टीसीडब्ल्यूजी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कोई कम्युनिकेशन नहीं है बल्कि ये रिपोर्टिंग है। मतलब ऑडिटर इज रिपोर्टिंग इनटू द टीसीडब्ल्यूजी, ठीक है ना। बट यहां पर एसए के अंदर क्या कवर किया गया है, एसए के अंदर इस चीज को कवर नहीं किया गया कि रिपोर्टिंग बाय द ऑडिटर टू द टीसीडब्ल्यूजी, बल्कि यहां पर किया गया है कम्युनिकेशन। तो वर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है टू वे कम्युनिकेशन। मतलब ऑडिटर कहेगा मैनेजमेंट को कि कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ हम कहें कुछ तुम कहो। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, मतलब टू वे कम्युनिकेशन। ऑडिटर अगर लेटर डालता है टीसीडब्ल्यूजी को, तो टीसीडब्ल्यूजी भी लेटर डाले ऑडिटर को। दिस इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। ठीक हो गई इतनी बात। तो यहां पर इस एसे के अंदर कम्युनिकेशन की बात की गई है। अगली बात पे आते हैं। तो अगली बात क्या है, अगली बात क्या है, हाँ जी। फिर अब टीसीडब्ल्यूजी का मतलब क्या होता है। देखो जी, एक होता है कंपनी का एकदम टॉप मैनेजमेंट, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, जिसमें ऑडिट कमेटी आती है। इसे कहते हैं दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस। उनसे एक स्टेप नीचे आता है कंपनी का मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कौन आते हैं, कंपनी के सीएफओ, कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट, कंपनी का सीनियर मैनेजमेंट। ये सब मैनेजमेंट का पार्ट होता है। तो हम इस एस्से के अंदर किसकी चर्चा करने जा रहे हैं, ऑडिटर किससे कम्युनिकेट कर रहा है, मैनेजमेंट से नहीं, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट सीएफओ वगैरह से नहीं, सीधा टॉप मोस्ट, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी के जैसे लोगों पे, मतलब सबसे ऊपर वाले जो लोग होते हैं कंपनी में, उनसे कम्युनिकेट करने की बात हो रही है। मैनेजमेंट से वर्ड नहीं लिखा गया है यहां तक, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहली बात टीसीडब्ल्यूजी क्या होता है। अब यहां पर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मार्क किए हुए हैं जिन्हें ध्यान रखना। सबसे पहला वर्ड है ओवरसीइंग। ओवरसीइंग मतलब वो व्यक्ति, जो कि वो व्यक्ति या फिर ऑर्गेनाइजेशन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवरसीइंग करना। ओवरसीइंग मतलब ऊपर से खड़े होकर नीचे देखना, काम सही चल रहा है, हाँ ठीक है, मतलब ओवरसीइंग करना। ठीक है, तो ये कीवर्ड है, ध्यान रखना कि कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरसीइंग करना है, क्या, द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ एंटिटी। ये ध्यान रखना, ये शब्द बस बसा लेना दिलो दिमाग में। स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ एंटिटी प्लस एंड द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, यानी कि वो व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम क्या है, जिसका काम है ओवरसी करना, क्या, कंपनी की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन कैसे चल रही है, प्लस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस कैसे चल रही है, इनको ओवरसी करना। दिस इज कॉल्ड टीसीडब्ल्यूजी। अच्छा, फिर गवर्नेंस स्ट्रक्चर हर कंपनी का तो अलग नहीं हो सकता। जो बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक इन्फोसिस या रिलायंस है, वहां पर क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव जो काम करने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो अलग होते हैं, और उनको जो ओवरसी करने वाले होते हैं ना वो अलग होते हैं। तो इन्हें कहा जाता है कि सुपरवाइजरी बोर्ड अलग होता है और एग्जीक्यूटिव बोर्ड अलग होता है। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड मतलब जो परफॉर्म कर रहा है, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर्स वगैरह आते हैं। फिर एक सुपरवाइजरी बोर्ड होता है जो इनको सुपरवाइज करता है कि वेदर दे आर परफॉर्मिंग राइट और रॉन्ग। मतलब इसमें नॉर्मली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और कंपनी के अदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आते हैं। तो यानी कि यही लिखा है, कहता है कि कुछ एंटिटीज में सुपरवाइजरी बोर्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है और एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी एग्जिस्ट करता है। बट ज्यादातर कंपनियों में, मतलब टॉप मोस्ट कंपनियों को छोड़ दो, ऐसी 100-200 टॉप की कंपनियों को, बाकी कंपनियों में एग्जीक्यूटिव बोर्ड और सुपरवाइजरी बोर्ड सेम रहते हैं। ओके, फिर उसके बाद की कथा देखिएगा। अब ये टीसीडब्ल्यूजी के बारे में बताया गया है। तो यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि ज्यादातर कंपनियों में क्या होता है, गवर्नेंस जो है, यानी कि ओवरसी करने का जो आर्ट है वो किसके पास होती है, गवर्निंग बॉडी, जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कह सकते हैं, या फिर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स भी कह सकते हैं, या फिर हम ट्रस्ट के केस में ट्रस्टीज भी कह सकते हैं, या फिर वो कंपनियां जिनमें अलग है सुपरवाइजरी और एग्जीक्यूटिव, तो उसमें सुपरवाइजरी बोर्ड भी कह सकते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनके पास ओवरसी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा, बट स्मॉल एंटिटीज की बात करूं, फॉर एग्जांपल आपके मोहल्ले का नथुलाल,
नथुलाल जी जो हलवाई हैं वहां पे क्या होगा, वो क्या एग्जीक्यूटिव बोर्ड और सुपरवाइजरी बोर्ड बनाएंगे क्या? नहीं। तो वहां पर तो एक ही व्यक्ति सारा काम मैनेज कर रहा होता है। तो इसलिए मैं एक क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन टीसीडब्ल्यूजी की नहीं दे सकता, इस एस्से के अंदर ये नहीं बता सकता कि ऑडिटर किसको रिपोर्ट करेगा। अगर मैंने कह दिया कि ऑडिटर विल कम्युनिकेट विद द सुपरवाइजरी बोर्ड, तो कंपनी 100 कंपनियों को छोड़ दो, बाकी सारी कंपनियों में, लाखों कंपनियों में कोई सुपरवाइजरी बोर्ड नहीं है, तो फिर इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि ऑडिटर किसके साथ कम्युनिकेट करेगा। ये बात ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में फिक्स की जानी चाहिए कि भैया ऑडिटर किसको रिपोर्ट, किसको कम्युनिकेट करेगा, जो भी कमियां नजर आएंगी ऑडिटर किसको कम्युनिकेट करेगा। तो यानी कि ऑडिटर नीड टू डिस्कस, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिस्कस भी करेगा और एग्री करेगा विद द एंगेजमेंट पार्टी। एंगेजमेंट पार्टनर नहीं है, एंगेजमेंट पार्टी मतलब क्लाइंट के साथ, कि मैं किसके साथ कम्युनिकेट करूंगा अगर मुझे कोई गड़बड़ नजर आई तो। ठीक है जी, चले फिर हम अगले पॉइंट पर आते हैं जो कहता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर अंडर दिस एस्से। तो इस एस्से के अंदर ऑडिटर का ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ जी, पहली बात, पहला ऑब्जेक्ट है, समरी में देखते हैं, पहला ऑब्जेक्ट है टीसीडब्ल्यूजी को इन्फॉर्म करना। कम्युनिकेशन चल रहा है ना, टीसीडब्ल्यूजी को इन्फॉर्म करना। क्या इन्फॉर्म करना? आरटीपी, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर बताएगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। टी टाइमिंग, कितने टाइम के अंदर मैं ऑडिट खत्म करने वाला हूं। पी प्रोसेस, प्लान्ड स्कोप ऑफ ऑडिट, मतलब मैं ऑडिट में क्या क्या चीज कवर करने वाला हूं उसका ब्रॉड बताएगा, पूरा डेप्थ में जाके नहीं बताएगा। तो फिर ऑडिटर ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? इन्फॉर्म द टीसीडब्ल्यूजी अबाउट आरटीपी, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टी टाइमिंग, एस स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है जी, और आगे बढ़े, आरटीपी मतलब प्लान स्कोप ऑफ द ऑडिट। चलिए फिर इंफॉर्मेशन प्राप्त करना टीसीडब्ल्यूजी से। मैंने कहा जी दो वे कम्युनिकेशन है, एक तो ऑडिटर बता रहा है, फिर ऑडिटर उनसे प्राप्त कर रहा है क्या, कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर को नजर आती है। फॉर एग्जांपल सबसे वाइटल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? भाई साहब मुझे शक है गोइंग कंसर्न पे दिक्कत ना हो, आपका विचार? टीसीडब्ल्यूजी से पूछेगा, भाई साहब ये मुझे लिटिगेशन मिला एक बहुत बड़ा आपकी कंपनी के खिलाफ चल रहा है, तो बहुत बड़ा पेनल्टी है, आपका विचार? ठीक है ना, तो उनसे वो विचार पूछ सकता है किसी भी मुद्दे पर। आगे, कीप ऑन अपडेटिंग द ऑब्जर्वेशन विद द टीसीडब्ल्यूजी, मतलब समय समय पर जो भी उसे एंटिटी के अंदर गड़बड़ नजर आ रही है, चाहे मैनेजमेंट लेवल पे नजर आ रही है, कीप ऑन अपडेटिंग, सर यहां पे गड़बड़ है, सर यहां पे लूपहोल है, कीप ऑन अपडेटिंग। एंड नेक्स्ट, द टू वे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना दोनों के बीच में, अपने और टीसीडब्ल्यूजी के बीच में। ऐसा ना हो कि दोनों के अंदर कम्युनिकेशन टूटा सा पड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये है ऑब्जेक्टिव। चलिए इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। पहला ऑब्जेक्ट क्या है? कम्युनिकेट करना टीसीडब्ल्यूजी को। क्या कम्युनिकेट करना? आरटीपी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर क्या होंगी इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्वियसली वही तो ऑडिट करने आया है। दूसरी बात टीपी, पहली बात टाइमिंग ऑफ ऑडिट क्या होगा, एनपी प्लान्ड स्कोप ऑफ ऑडिट क्या होगा, मतलब मैं क्या क्या ऑडिट में कवर करने जा रहा हूं वो ये बताएगा। ठीक है जी, टू इन्फॉर्म टीसीडी अबाउट आरटीपी। सेकंड पे इंफॉर्मेशन प्राप्त करना टीसीडब्ल्यूजी से, जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे हमने बात की गोइंग कंसर्न वगैरह से रिलेटेड। थर्ड, कीप ऑन अपडेटिंग ऑब्जर्वेशन विद द टीसीडब्ल्यूजी। आइए डिटेल में दिखते हैं। कहता है टू प्रोवाइड द टीसीडब्ल्यूजी विद द टाइमली ऑब्जर्वेशन, जो जो उसको ऑब्जर्वेशन अराइज हो रही है समय समय पर बताते रहना कि हाँ जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, आपको नॉलेज होनी चाहिए इस बात की, आपका मैनेजमेंट निकम्मा है, आपका मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टी का अप्रूवल नहीं दे रहा है, लिटिगेशन चल रहा है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नोटिस आए हुए हैं, मतलब कुछ भी जो भी सिग्निफिकेंट मैटर है। एंड प्रमोटिंग द इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन, मतलब मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से रिप्लाई मांग, बेटा ऑडिटर मांग, टू वे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर। यू आर नॉट रिपोर्टिंग इनटू हिम अंडर दिस एसे, यू हैव टू इनकरेज द टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, अब तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव। फिर मेरा अगला रेलेवेंट पॉइंट आता है कि कौन कौन से मैटर्स जो हैं जो ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को। कौन कौन से मैटर्स हैं? मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑडिटर, किसको? टू द टीसीडब्ल्यूजी। अब एक कोड ध्यान रखना, अमित पोपली सीनियर इंस्पेक्टर ध्यान रखना भाई, जैसे मुझे याद हो जाए यार, अमित पोपली सीनियर इंस्पेक्टर। अच्छा, एपीएसआई ऑडिटर क्या क्या कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को? पहली बात, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा।
कि मैं किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। आर, हमने ऊपर भी इसे किया ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आर। फिर टीपी, प्लान एंड टाइमिंग, ये तो ऑब्जेक्टिव्स में से निकला है 3 पॉइंट। आर टी पी, ये क्या हो रहा है, ऑडिटर क्या कम्युनिकेट करेगा किसको, मैनेजमेंट को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइमिंग, प्लानिंग, मतलब स्कोप क्या होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, मतलब जो बड़ी बड़ी घटनाएं उसके सामने आई, ये भी ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कवर है। ध्यान से देखो तो कोई नई चीज नहीं है, ये भी ऑलरेडी कवर है। अराइजिंग विच आर सिग्निफिकेंट, थर्ड पॉइंट यही तो था। तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। एंड फोर्थ एक चीज जो नई आई है रिस्पॉन्सिबिलिटी में, मतलब ऑडिटर जब कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी से, तो फोर्थ पॉइंट क्या है, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं इंडिपेंडेंट था और मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा। वो ये बात कम्युनिकेट करेगा किसको, टीसीडब्ल्यूजी को। आइए डिटेल में देखते हैं, अभी तो समरी देखी है। आइए, कहता है जी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या क्या कम्युनिकेट होगा टीसीडब्ल्यूजी को। पहला, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होने वाली है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेशन में क्या होने वाली है। देखो जी, ऑडिटर बताएगा कि मेरा काम ओपिनियन देना है, मेरा काम ओपिनियन देना है, बट मेरे ओपिनियन देने का मतलब यह नहीं है कि अगर गड़बड़ निकली तो आप की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी से कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताने जा रहा हूं, मगर मेरा काम केवल ओपिनियन देना होगा। मैं ओपिनियन दूंगा किस चीज पर, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो कि आप लोगों ने बनाई है। बट मेरे ओपिनियन का मतलब यह नहीं है, मेरे ऑडिट का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से या मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव्ड हो गया है। ये क्या हो रहा है, ऑडिटर बता रहा है किसको, टीसीडब्ल्यूजी को, क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक हो गई इतनी बात भी, और आगे बढ़ते हैं। सेकंड, फिर प्लान बता रहा है एंड टाइमिंग बता रहा है। पीटी, प्लान एंड टाइमिंग। ऑडिटर शेल कम्युनिकेट विद द टीसीडब्ल्यूजी एन ओवरव्यू ऑफ द प्लान स्कोप, मतलब मैं क्या क्या कवर करने जा रहा हूं, और टाइमिंग ऑफ द ऑडिट, मतलब कितने टाइम के अंदर ऑडिट खत्म होने वाला है। देखो जी, दो तरीके के प्लान हो सकते हैं, एक होता है पूरा प्लान डिस्कस कर देना, एक होता है ब्रॉड कि मतलब सर मैं रिलेटेड पार्टी चेक करूंगा, मगर इस पार्टी के ऊपर मैं विशेष ध्यान देने वाला हूं, पहले बता दूं। ये नहीं बताना, पूरा प्लान नहीं बताना, ब्रॉड प्लान बताना है कि सर मैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन चेक करना चाहता हूं। कौन कौन सी पार्टीज के ऊपर आप विशेष ध्यान देने वाले हो, उनको यह सूचना देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट, तो ऑडिटर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऑडिट करते हुए अगर तुम्हें कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिली है, तो वो भी टीसीडब्ल्यूजी के साथ आप कम्युनिकेट करोगे। अच्छा, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मतलब कोड ध्यान रख लेना, पीईडी मतलब सिग्निफिकेंट फाइंडिंग टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट कर रहे हो, इसका मतलब है ऑडिटर उन्हें बताएगा पीईडी। पहली बात, आप पहले तो टीसीडब्ल्यूजी की, ये पॉइंट कहता है कि पहले तो आप टीसीडब्ल्यूजी को बढ़ाई करो कि वाह वाह, अरे क्या बात है, क्या आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज है, क्या आपकी प्रैक्टिसेस है, मतलब गजब, क्या आपने डिस्क्लोजर किए हैं, क्या आपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए हैं, अरे गजब, बहुत अच्छा, तारीफ कर दो। उसके बाद बताओ वो क्या, कि ओ राम जी तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने, मतलब टीसीडब्ल्यूजी बता तो रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिसेस हैं, आपकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं पॉलिसीज के, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज, आपके प्रोसीजर्स में अच्छी चीजें हैं, एस्टिमेट्स में अच्छी चीजें हैं, पीईडी डिस्क्लोजर अच्छी चीज है, बट आपके लखन मतलब आपके मैनेजमेंट ने मुझे दुख बहुत दिया है। मतलब फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज जो कि ऑडिटर को ऑडिट करते हुए सामने आई, मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा था, यानी कि मैनेजमेंट रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहा था, मैनेजमेंट डिले कर रहा था इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। बॉक्स के अंदर है, ध्यान रखना, एग्जांपल कोट नहीं करने, आपकी नॉलेज के लिए है। नेक्स्ट, फिर
सिग्निफिकेंट मैटर, आप ध्यान रखना, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी है पहले नेक्स्ट में, और राम जी तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना, ध्यान रहेगा, पीईडी, पीईडी ध्यान रहेगा, मतलब पहले क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स बताने हैं, फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज क्या है वो बतानी है, फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट मैटर्स जो अराइज हुए ऑडिट के अंदर। फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट मैटर, भाई साहब मुझे बताया नहीं गया था कि इतनी सारी रिलेटेड पार्टी हैं, मुझे बताया नहीं गया था कि लिटिगेशन के नोटिस आए हुए हैं, मुझे बताया नहीं गया था पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नोटिस आए हुए हैं। तो सिग्निफिकेंट मैटर जो अराइज हुए हैं ऑडिट करते हुए, सिग्निफिकेंट मैटर्स जो अराइज हुए हैं, और सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी और सिग्निफिकेंट मैटर दोनों अलग है, ध्यान रखना। आगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो ऑडिटर रिक्वेस्ट करता है इनसे कि भाई मुझे इन मुद्दों पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए आपकी, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट पॉइंट, सर्कमस्टेंस, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि मेरी ऑडिट रिपोर्ट को प्रभावित कर सकते हैं, मतलब मैं आपकी अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर दूंगा, नेगेटिव दे दूंगा, डिस्क्लेमर दे दूंगा, वो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस अगर हैं तो क्या है कि जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट को प्रभावित कर सके, ऑडिटर उन्हें वो भी बताएगा, ठीक है जी। तो ये तो हुआ पहला पॉइंट। हमने क्या कहा, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज के सॉरी हमने क्या कहा यहां पर, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट बतानी है, यानी कि ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी के साथ। पहली बात रिवाइज करो मेरे साथ, क्वालिटेटिव पेड, यानी कि आप में प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज, एस्टिमेट्स, डिस्क्लोजर के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं। फिर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज कौन कौन सी मुझे अराइज हुई, फिर सिग्निफिकेंट मैटर्स ऑडिट करते हुए कौन कौन से अराइज हुए, फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो कि ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी से चाहता है, फिर उसके बाद सर्कमस्टेंसेस जो कि उसके ऑडिट रिपोर्ट को प्रभावित कर सकते हैं। ये सब चीजें क्या हैं, रिकॉल करो, रिकॉल करो, क्या है ये सब चीजें, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग फ्रॉम द ऑडिट जो कि ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी के साथ। अभी पॉइंट खत्म नहीं हुआ, अभी एफ पॉइंट और है, हाँ जी। एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर जो कि ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में रेलेवेंट है कि टीसीडब्ल्यूजी को पता होना चाहिए, मतलब ओवरसाइट के लिए जरूरी है। टीसीडब्ल्यूजी है कौन जो ओवरसाइट करता है, अच्छा ओवरसाइट किस चीज का करता है फटाफट बताना, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स वगैरह का। चलिए तो कोई भी और सिग्निफिकेंट मैटर जो कि ओवरसाइट के लिए जरूरी है। अब एक कोड ध्यान रखना, सिग्निफिकेंट ओवरसाइट ऑफ द डीएमआरसी, यहां पे अगर आगे लगा देना पेड, पीईडी, पीईडी पेड, मतलब पहले क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स बताएं, उसके बाद सिग्निफिकेंट ओवरसाइट ऑफ द डीएमआरसी, डीएमआरसी मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। सिग्निफिकेंट ओवरसाइट, देखो जी, सिग्निफिकेंट के साथ ओवरसाइट, सिग्निफिकेंट के साथ डी, सिग्निफिकेंट के साथ एम, अच्छा सिग्निफिकेंट के साथ डी किया तो क्या बना, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, सिग्निफिकेंट के साथ एम जोड़ा तो क्या बना, सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज हुए जो ऑडिट करते हुए, फिर आर मतलब रिप्रेजेंटेशन, एंड सी मतलब सर्कमस्टेंसेस जिनमें ऑडिट रिपोर्ट चेंज हो सकती है, ठीक है जी। तो ये हुआ पेड प्लस सिग्निफिकेंट ओवरसाइट ऑफ डीएमआरसी, पीडी प्लस सिग्निफिकेंट ओवरसाइट ऑफ द डीएमआरसी, ये कोड ध्यान रखना। तो ये सिग्निफिकेंट मैटर की रिपोर्टिंग की कम्युनिकेशन हो गया। आगे फिर कहता है कम्युनिकेशन ऑफ द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी। अच्छा क्या ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, बिल्कुल हाँ होना जरूरी है। अच्छा कहीं तो मतलब एक्सेप्शन होगी कि कोई ऑडिटर घर का चचेरा में मेरा बेटा वगैरह हो जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 100% कंपनियों में ऑडिटर की इंडिपेंडेंस जरूरी है, बट इस इंडिपेंडेंट को टीसीडब्ल्यूजी को इन्फॉर्म करना हर कंपनी में जरूरी नहीं है, एक्सेप्ट द लिस्टेड कंपनी। ओके तो कम्युनिकेशन ऑफ द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी। अच्छा देखो जी, पहली बात ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, हाँ ये तो कोई मना नहीं कर सकता, ये तो सब कंपनियों में है, बट अपनी इंडिपेंडेंस को आपने मेंटेन रखा है थ्रू आउट द ऑडिट, ये कम्युनिकेट करना जरूरी है टीसीडब्ल्यूजी के साथ केवल और केवल लिस्टेड कंपनियों में। ये एसए 260 की रिक्वायरमेंट है। क्या कहता है, कहता है लिस्टेड एंटिटीज में ऑडिटर कम्युनिकेट करता है टीसीडब्ल्यूजी से क्या, कि हमारी एंगेजमेंट टीम ने जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट होती है इंडिपेंडेंस से रिलेटेड उन सब का पालन किया है। कीवर्ड ध्यान रखना,
हमारी इंगेजमेंट टीम ने जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट है इंडिपेंडेंस से रिलेटेड एसए 220 के अंदर या एसक्यूसी 1 के अंदर जिनकी चर्चा थी, हमने उनका पालन किया है। उसके बाद उसके बाद all the relationship and other matters between the firm, all the relationship between the firm, network of the firm and entity जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में रीजनेबली भी थॉट टू बियर ऑन द इंडिपेंडेंस। मतलब भाई साहब हमने हर तरीके की रिलेशनशिप देख ली है। एक सेक्शन 144 है, 144 कहता है कि अगर आप ऑडिटर हैं तो कुछ सर्विसेज बिल्कुल रेंडर नहीं करेंगे, और हम मम्मी कसम खा के कह रहे हैं कि चाहे हम हो या फिर हमारी कोई नेटवर्क ऑफ द फर्म हो, वो क्लाइंट के रिलेशन में कोई भी ऐसी सर्विसेज नहीं दे रही है जो कि इंडिपेंडेंस को प्रभावित करती हो। ठीक है जी, तो बी पॉइंट। अच्छा, सी पॉइंट, सी कहता है रिलेटेड सेफगार्ड। अगर मान लीजिए मेरा ऑडिटर, मेरी फर्म का ऑडिटर ऐसा है जिसकी वाइफ, जिसकी रिलेटिव शेयर्स लेके बैठी है उस लिस्टेड एंटिटी के, तो हमने इस ऑडिट को स्वीकार करने से पहले ही वो शेयर बेच दिए हैं। मतलब सेफगार्ड विच हैव बीन अप्लाइड टू एलिमिनेट द थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस। क्लियर हो गई इतनी बात। नेक्स्ट पॉइंट आएगा एडिक्वेसी ऑफ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। एडिक्वेसी ऑफ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस का मतलब है, ये ऐसे कहता है कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है ना वो एडिक्वेट होनी चाहिए। एडिक्वेट कब होगी? फॉर एग्जांपल ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को लेटर लिख रहा है, लिखी जा रहा है, टीसीडब्ल्यूजी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, तो क्या आप कह सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन प्रोसेस एडिक्वेट है? नहीं, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस इनएडिक्वेट है। तो पॉइंट कहता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का एडिक्वेट होना जरूरी है, ये ऐसे कहता है। यानी कि ऑडिटर ये इवेल्युएट करेगा कि क्या टू वे कम्युनिकेशन जो ऑडिटर और टीसीडब्ल्यूजी के साथ में होना चाहिए दोनों के बीच में, क्या वो एडिक्वेट है। अगर वो एडिक्वेट नहीं है तो ऑडिटर इसका इफेक्ट देखेगा। भाई साहब वो टीसीडब्ल्यूजी कुछ बताने को तैयार नहीं है, तो फिर इसका असेसमेंट करेगा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पर एंटिटी का जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उसके बारे में क्या मतलब उसका क्या असेसमेंट है कि एंटिटी क्या है, मतलब मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल टीसीडब्ल्यूजी क्या है जो रिप्लाई देने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब दाल में काला है। उसके बाद and his ability to obtain the sufficient and appropriate audit evidence। भाई साहब टीसीडब्ल्यूजी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने को तैयार नहीं है, रिप्लाई देने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मेरे लिए प्राप्त करना मुश्किल है। तो यानी कि अगर कम्युनिकेशन एडिक्वेट नहीं है तो फिर क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस देखो जी। पहला, ऑडिटर एसेस करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दूसरा, उसके सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के प्राप्त करने पे कितना बड़ा संशय है, कितना बड़ा शक है, एंड उसके बाद वो एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। ये सब कुछ सोच के, एप्रोप्रिएट एक्शन मतलब अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो भी उसने मेंशन करना है उसको देखते हुए वो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अपने कमेंट पास कर देगा। तो ये मेरा पूरे का पूरा क्या था, एसए 260। अच्छा, एक और चीज रह गई है, सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन विद द टीसीडब्ल्यूजी। हाँ जी, क्या टीसीडब्ल्यूजी के साथ जो कम्युनिकेशन आप करते हो मतलब वो जरूरी है? इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन करने की, टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेशन करने की इंपॉर्टेंस क्या है? इस पॉइंट के अंदर हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। शुरू करूं जी? चलिए जी। तो जी ये पॉइंट बताता है कि कम्युनिकेशन विद द टीसीडब्ल्यूजी करने के फायदे क्या क्या है। मतलब पहले हमने किया था ऑब्जेक्ट्स, अब हम कर रहे हैं फायदे क्या क्या हैं। हाँ जी, फायदे क्या क्या है? पहला, कम्युनिकेशन जब ऑडिटर करता है टीसीडब्ल्यूजी के साथ तो फिर इसके फायदे क्या क्या हैं। पहला, ऑडिटर और टीसीडब्ल्यूजी एक दूसरे को समझ पाते हैं। ये कोई मोहब्बत तो चल नहीं रही, मतलब कैसे समझ पाते हैं? अंडरस्टैंड कर पाते हैं द मैटर्स रिलेटिंग टू द ऑडिट एंड डेवलप कर पाते हैं कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप, मतलब एक दूसरे को समझ पाते हैं। तो पहली बात, ऑडिटर और टीसीडब्ल्यूजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं मैटर रिलेटिंग टू ऑडिट एंड कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप मतलब समझना एक दूसरे को अच्छे से कर पाते हैं। नेक्स्ट, ऑडिटर को वाइटल इंफॉर्मेशन जो कहीं से और से नहीं मिल सकती वो केवल टीसीडब्ल्यूजी ही प्रोवाइड कर सकता है, तो ऑडिटर को हेल्प मिलती है इन ऑब्टेनिंग द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर द ऑडिट। ठीक है जी। एग्जांपल, ये एग्जांपल सीए इंस्टीट्यूट का है इसलिए कोट किया जा सकता है एज इट इज, मैंने ओपन में रखा है बॉक्स में नहीं। टीसीडब्ल्यूजी असिस्ट कर सकता है ऑडिटर्स को, किस लिए? एंटिटी को समझने में, उसके एनवायरनमेंट को समझने में। बिल्कुल ठीक बात है भाई साहब, ऐसे 315 है ही इसी पे बेस्ड। नेक्स्ट,
आइडेंटिफाइंग द अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ द ऑडिट एविडेंस, मतलब कहां से तुझे ऑडिट एविडेंस मिल सकते हैं मेरे बड़े भाई, कहां से मिल सकते हैं। मतलब अगर तू पॉजिटिव कंफर्मेशन लेना भी चाहता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन के टॉपिक में, तो कौन कौन सी पार्टीज तुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन दे देंगी। एंड प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जाम्पल कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, कोई लिटिगेशन है, उसके बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। ये कौन दे सकते हैं इसे सारी जानकारी? द आंसर इज TCWG से सारी जानकारी अवेलेबल करा सकते हैं। ठीक है जी। थर्ड, अब ऐसा हो कि करने से फायदा क्या होता है? जब टू वे कम्युनिकेशन होता है तो एक तरीके से TCWG भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूर्ण रूप से निभा रहा है। तो TCWG जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ओवरसी करना द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रोसेस को, तो अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा होता है और इस तरीके से जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उसको सिग्निफिकेंट लोअर लेवल पे कम कर रहा होता है। ठीक हो गई इतनी बात? बढ़ सकते हैं आगे? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चलो जी, एंड अब इसी प्रोसेस के अंदर हम अपना अगला एसे करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसे 265। सबसे पहली बात तो एसे 260 और एसे 265 के अंदर फर्क क्या है? देखिएगा, एसे 265 का हेडिंग क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज ऑफ द इंटरनल कंट्रोल टू द TCWG एंड मैनेजमेंट। 260 कहता था कम्युनिकेशन विद TCWG, बट यहाँ है कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज ऑफ द इंटरनल कंट्रोल विद द TCWG एंड मैनेजमेंट। तो पहली डिफरेंस तो ये है कि 260 के अंदर जहां हम कम्युनिकेशन कर रहे थे केवल TCWG से, यहां पर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड TCWG से होने वाला है। दूसरा डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि जहां पर 260 के अंदर हम लोग कम्युनिकेशन मतलब टू वे कम्युनिकेशन हो रहा था, यहां पर हम इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज को उन्हें बता रहे हैं, मतलब उन पर रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, यानी कि ये वन वे कम्युनिकेशन है। इट मींस कि इसे मैं इसे कम्युनिकेशन नहीं कहूंगा। ये ऐसे 265 इज इन द नेचर ऑफ रिपोर्टिंग, जहां पर ऑडिटर रिपोर्टिंग कर रहा है किसको? मैनेजमेंट को एंड TCWG को। ठीक हो गई इतनी बात? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे किस चीज का कम्युनिकेशन कर रहा है? कोई भी इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है TCWG और मैनेजमेंट को, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन है, तो ये रिपोर्टिंग होना चाहिए। लॉजिकली इस एसे का नाम रिपोर्टिंग ऑफ डेफिशिएंसी होना चाहिए, बट लिखा गया कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल से कंसर्न क्यों होता है? भाई तेरे को क्या मतलब है इंटरनल कंट्रोल से? मतलब नहीं है? कमाल कर दी बात। भाई साहब, जब ऑडिटर प्रोसीजर अपनाता है तो प्रोसीजर में सबसे पहले प्रोसीजर आता है कंप्लायंस प्रोसीजर, जिसके अंदर इंटरनल कंट्रोल को चेक किया जाता है। अगर किसी एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो क्या मैं कह सकता हूं कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कम हो जाएगा, यानी कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम करना पड़ेगा। तो किसने कहा कि ऑडिटर इज नॉट कंसर्न? तो ऑडिटर इज कंसर्न विद द इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स। ठीक है जी, तो इसलिए ये ऐसे बना है। अब डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल, देखो जी, दो तरीके की डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल हो सकती हैं। एक वो डेफिशिएंसीज जो कि फाइनेंशियल रेलेवेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, यानी कि ऐसा इंटरनल कंट्रोल जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेलेवेंट है। फॉर एग्जांपल, इन्वेंट्री कौन लेके जा रहा है? कोई हिसाब किताब ही नहीं, इन्वेंट्री की काउंटिंग कोई ढंग से कर नहीं रहा, सेल्स की अप्रूवल कोई ढंग से हो नहीं रही, परचेज की अप्रूवल कोई ढंग से हो नहीं रही, ये सब डेफिशिएंसी है इंटरनल कंट्रोल में जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। फिर कुछ ऐसी भी डेफिशिएंसीज होती हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल, लंबे लंबे लंच ब्रेक एंजॉय किए जा रहे हैं, अनप्रोडक्टिव आवर्स हैं, तो फिर क्या मैं कह सकता हूं कि फॉर्मेट ऑफ इनवॉइसिंग में गड़बड़ है? मतलब ये ना ऑडिटर के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट हाँ ये इंटरनल ऑडिटर के लिए रेलेवेंट है कि इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट को जरूर ये बताए। बट ध्यान रखना, ऐसे 265 के अंदर वी आर नॉट कंसर्न विद दीज, वी आर ओनली कंसर्न विद दोज इंटरनल कंट्रोल विच आर रेलेवेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम उन्हीं से कंसर्न होते हैं। अगली बात, हम हर इंटरनल कंट्रोल से भी कंसर्न नहीं होते एज ऑडिटर, हम केवल उन्हीं इंटरनल कंट्रोल से कंसर्न्ड होते हैं जो कि सिग्निफिकेंट हैं, जो कि सिग्निफिकेंट क्या होगा? इट इज अ मैटर ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट डिपेंड अपॉन द ऑडिटर। बट ऐसे 265 कहता है कि अगर कोई भी ऐसी डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल में पाई गई जो अकेली या दुकेली, अकेली या बाकियों के साथ मिलकर, मतलब आइदर अलोन और अलोंग विद द अदर डेफिशिएंसीज, वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, तो ऑडिटर केवल ऐसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी को ही कम्युनिकेट करेगा, किसको? मैनेजमेंट को एंड TCWG दोनों को। ठीक है जी, तो सबसे पहले डेफिशिएंसी, पहले मीनिंग आता है डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल। इस डेफिनेशन को समझने से पहले इंटरनल कंट्रोल को समझना चाहिए कि इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है। इंटरनल कंट्रोल का पर्पस क्या होता है? डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना,
एंड ऑपरेट करना। डिजाइन मतलब बनाना, इंप्लीमेंट मतलब लागू करना, एंड ऑपरेट मतलब कंटिन्यूअसली ऑपरेट करना। क्या क्या करना? कोई भी ऐसा सिस्टम जिसका काम क्या हो, प्रिवेंट मतलब होने ही ना देना, और डिटेक्ट एंड करेक्ट, अगर हो गया तो उसे डिटेक्ट करके करेक्ट करना। क्या? कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इंटरनल कंट्रोल का मतलब है डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना एंड ऑपरेट करना। हालांकि इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन इंटरनल कंट्रोल के चैप्टर में पढ़ेंगे, बट फिलहाल कहता है पर्पस क्या है, डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना एंड ऑपरेट करना। क्या चीज? टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्ट है। तो जब मैं कहता हूं डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल, तो डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल का मतलब है कि या तो ये इंटरनल कंट्रोल है पर ये पकड़ नहीं पा रहा, गलती डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, करेक्ट नहीं कर पा रहा, मतलब इंटरनल कंट्रोल है बट फेल हो गया है, और या फिर इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं। इन दोनों सिचुएशन को हम कहते हैं डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन अगर कहा जाए तो क्या है कि अगर इंटरनल कंट्रोल है, internal a control is designed, implemented और operated in such a manner, मगर ये है मगर अनेबल टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट है द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और दूसरा कहता है कि इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं, यानी कि मिसिंग है, कंट्रोल मिसिंग है। पहला कहता है कंट्रोल है बट अनेबल टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट है। दूसरा कहता है कंट्रोल मिसिंग है। इसे कहते हैं डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, ऑडिटर क्या सभी डेफिशिएंसी को कम्युनिकेट करेगा? ना, वो केवल उन डेफिशिएंसी को कम्युनिकेट करेगा जो सिग्निफिकेंट होती है। सिग्निफिकेंट सिंगल भी हो सकते हैं या फिर डेफिशिएंसी 1 2 3 4 के साथ मिलाकर सबको प्लस करके जो टोटल बनता है वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। तो मतलब अकेली भी हो सकती है, दुकेली भी हो सकती है। तो यानी कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है? डेफिशिएंसी अकेली या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी औरों के साथ मिलकर, जो कि इंटरनल कंट्रोल में है, जो कि ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के अनुसार सफिशिएंट इंपॉर्टेंस रखती है, इज ऑफ सफिशिएंट इंपॉर्टेंस रखती है टू मेरिट द अटेंशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। मतलब वो जो ऐसी इंपॉर्टेंट रखती है कि टीसीडब्ल्यूजी की नॉलेज में लाई जाने चाहिए, तब वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कहलाती है। चाहे वो अकेली या दुकेली, इतनी इंपॉर्टेंस रखती है, सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू मेरिट द अटेंशन ऑफ द टीसीडब्ल्यूजी। ठीक हो गई इतनी बात। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल। हाँ जी, ऑडिटर का रोल क्या है? ऑडिटर, तुम्हारा पहला रोल है कि डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करो इंटरनल कंट्रोल में, और दूसरा रोल है कि ये चेक करो कि ये जो डेफिशिएंसी तुमने आइडेंटिफाई की है, क्या ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं है। क्योंकि अगर वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, यानी कि इस लायक है कि टीसीडब्ल्यूजी को इन्फॉर्म की जा सके, तो वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी और फिर उसको कम्युनिकेट करो। ठीक है, तो ऑडिटर का रोल क्या है कि जो उसने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं उसके बेसिस पर क्या उसे इंटरनल कंट्रोल में कोई डेफिशिएंसी मिली है, और दूसरा क्या वो डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी में क्लासिफाई हो सकती है या नहीं। ठीक हो गई इतनी बात। फिर उसके बाद अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिली है तो उसे कम्युनिकेट करो टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट दोनों को। अच्छा, तो ऑडिटर कोई भी जो उसे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल मिली है, सबसे पहली बात तो वो टीसीडब्ल्यूजी को टाइमली बेसिस पे कम्युनिकेट करेगा। यहां कम्युनिकेट का मतलब रिपोर्टिंग है, वहां से कम्युनिकेशन नहीं होगा, ध्यान रखना। फिर ऑडिटर मैनेजमेंट को भी कम्युनिकेट करेगा। मैनेजमेंट को क्या कम्युनिकेट करेगा? पहली वो चीज जो उसने टीसीडब्ल्यूजी को बताई है, मतलब सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल, और उसके अलावा वो दूसरी इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज भी जो कि उसके लिए रेलेवेंट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेलेवेंट नहीं है, लंबे लंबे लंच ब्रेक, ये किसको इन्फॉर्म करेगा? मैनेजमेंट को। यानी कि बाकी अदर डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल जो कि उसने आइडेंटिफाई की है और जो कि मैनेजमेंट को शायद किसी ने नहीं बताई, जो कि बताई जानी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल इंटरनल कंट्रोल का, इंटरनल ऑडिटर का रोल था ये कि बताता, मगर उसने नहीं बताई, तो वो भी ऑडिटर बताएगा कि भाई साहब आपके यहां पर आपके पास और भी डेफिशिएंसी हैं जो आपको देखनी चाहिए। ये मैनेजमेंट को बताएगा। टीसीडब्ल्यूजी को सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी जाएंगी, मैनेजमेंट को सिग्निफिकेंट प्लस अदर डेफिशिएंसी भी जाएंगी। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए फिर
जब ऑडिटर ऐसे 265 के अंदर, ऐसे 265 के अंदर मैनेजमेंट को और टीसीडब्ल्यूजी को इन्फॉर्म कर रहा होगा ना, तो उस टाइम ऑडिटर अब इस कम्युनिकेशन के साथ में कुछ बातें बताएगा। क्या बातें बताएगा? पहली बात, देखो जी, मेरा जो कर्तव्य है वो ओपिनियन देना है। मैं केवल ओपिनियन देने के लिए आया हूं। ओपिनियन देते हुए मैं आपका इंटरनल कंट्रोल भी कंसीडर किया है। क्यों? क्योंकि ओपिनियन प्रोसीजर के बाद दिया जाता है, प्रोसीजर में इंटरनल कंट्रोल आता है, कंप्लायंस प्रोसीजर। फिर जब मैंने आपका इंटरनल कंट्रोल चेक किया, पहली बात मेरा कर्तव्य ओपिनियन देना है। दूसरी बात, अपने कर्तव्य के निभाते हुए मैंने इंटरनल कंट्रोल चेक किया। तीसरी बात, मैं आपको वो डेफिशिएंसी बता रहा हूं जो कि रेलेवेंट है, जो कि मेरे लिए रेलेवेंट है बताने के लिए, और जो कि मेरी नजर में सिग्निफिकेंट नेचर की है। यानी कि ये ऑडिटर इस ऐसे 265 के कम्युनिकेशन के साथ में बताएगा, किसको बताएगा? टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट को, कि भैया सुन लो, मेरा कर्तव्य केवल ओपिनियन देना है। दूसरी बात, मैंने इंटरनल कंट्रोल का भी कंसिडरेशन कर लिया है, देख लिया है। तीसरा बात, मैंने जब देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि मैं वो डेफिशिएंसी आपको बता रहा हूं जो कि सिग्निफिकेंट नेचर की है। छोटी पपलू टपलू डेफिशिएंसीज मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। मैं आपको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बता रहा हूं कि यहां पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये कमी है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए जी, मेरा अब अगला एस्से यहां पर शुरू होता है जिसका नाम है एस्से 450, जो कहता है एस्से 450, इवैल्यूएशन ऑफ द मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। इवैल्यूएशन ऑफ द मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। क्या मतलब है? देखो जी, एस्से की शुरुआत कहां से होती है, बेस कहां से बनता है? एस्से 315 से। आप जानते हैं दो राम और श्याम हैं, राम लखन है, किसी भी नाम से पुकार लीजिए। एक है एस्से 315, एक है एस्से 330। एस्से 315 के अंदर ऑडिटर मैनेजमेंट से डिस्कशन करता है, एंटिटी के बारे में समझता है, इंटरनल कंट्रोल के बारे में समझता है, एंटिटी के एनवायरनमेंट वगैरह के बारे में समझता है, मैनेजमेंट से डिस्कशन वगैरह करके। तो ऐसे 315 के अंदर ऑडिटर क्या करता है? रोम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाइड करता है, और उसके बाद रोम आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर रिस्पॉन्स, मतलब उसे चेक करता है कि जो मुझे लगा है मीटिंग करने के बाद क्या वो सही में है या नहीं है, यानी कि वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। तो फिर उसे चेक करता है। जब वो चेक करता है तो उसमें प्रोसीजर आते हैं रैप एंड फैप। ये प्रोसीजर होते हैं रैप एंड फैप। फैप के अंदर क्या होता है? कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर इसके अंदर आते हैं। ठीक है जी। तो अब देखो जी, पहली बात, आपने मैनेजमेंट से डिस्कशन करके एंटिटी के एनवायरनमेंट के बारे में, एंटिटी के बारे में समझा। फिर आपने जो भी अंडरस्टैंडिंग ली उसे एक बार चेक किया कि जो उन्होंने कहा है वो सही है कि नहीं है। चेक कैसे करते हो? प्रोसीजर परफॉर्म करके। अब प्रोसीजर परफॉर्म करके आपको कुछ मिस स्टेटमेंट मिली। अब वो मिस स्टेटमेंट आपको सबसे पहले देखना है कि वो जो मिस स्टेटमेंट आपको मिली है, क्या वो मटेरियल है? क्या वो मटेरियल है? अगर मान लीजिए वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, तो फिर ऑडिटर क्या करेगा? इसको कम्युनिकेट करेगा, किसको? टीसीडब्ल्यूजी वगैरह को, मैनेजमेंट वगैरह को, कि भैया ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट मुझे मिली है, आप प्लीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज कर दीजिए। ठीक है ना? तो ये पूरा एस्से है, एस्से 450 बस इस बारे में है। शुरू करते हैं। देखो जी, प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन, क्योंकि वर्ड क्या है इससे 450 के शुरुआत में? इवैल्यूएशन ऑफ द मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। तो जब मैं इवैल्यूएशन की प्रोसेस कहता हूं तो क्या कहता है? इवैल्यूएशन की प्रोसेस चलती कैसे है? स्टेप नंबर 1, ऑडिट करते हुए सारी मिस स्टेटमेंट जो आपको मिली उनको आइडेंटिफाई करके टोटल करके देखो क्या वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। क्या वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है? एस्से 320 के अंदर मटेरियलिटी का लेवल होगा ना, तो क्या वो उसे क्रॉस कर रही हैं सारी मिस स्टेटमेंट मिलकर? दूसरा, अगर मान लीजिए मटेरियल मिस स्टेटमेंट आपने पकड़ ली है, तो फिर क्या आपको अब ऑडिट प्लान या ऑडिट स्ट्रेटेजी अपनी चेंज करने की जरूरत है? फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एंटिटी ने आपको रिपोर्टिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इन्फॉर्म ही नहीं की, तो फिर क्या अब आपको प्लान स्ट्रेटेजी चेंज करके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को पकड़ने की जरूरत है? तीसरी बात, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कीजिए कि सर जी इसे करेक्ट कर दो। और फोर्थ, अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करता तो फिर ऑब्टेन कीजिए अंडरस्टैंडिंग फॉर द सेम, मतलब कि ऐसा क्यों कर रहा है मैनेजमेंट, कि वो करेक्ट क्यों नहीं कर रहा। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग में ओपिनियन में आ जाएगा। तो इवैल्यूएशन के स्टेप्स क्या है? सबसे पहले मिस स्टेटमेंट को ये पकड़ो, फिर उसको बाद चेक करो कि क्या वो मटेरियल है। दूसरा, मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के बाद देखो कि क्या आपको ऑडिट प्लान या स्ट्रेटेजी को चेंज करने की जरूरत है।
तीसरी बात, उसको रिपोर्ट करो करेक्शन के लिए, और करेक्शन अगर नहीं होता तो उसका रीजन देखो कि ऐसा क्यों हुआ है। तो ये पूरी प्रोसेस है इवैल्यूएशन की ऐसे 450 के अंदर। चलिए जी, हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर कहता है इन ऐसे 450 ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर क्या है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना, और दूसरा इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट ऑन ऑडिट, एंड दूसरा है इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो चीजें हैं, इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट ऑन द ऑडिट, यानी कि वो अगर कोई मिस स्टेटमेंट है तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, मिस स्टेटमेंट का, और दूसरा इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अनकरेक्टेड वर्ड क्या है? अनकरेक्टेड का मतलब है कि मान लीजिए ऑडिटर ने मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर दी, ऑडिटर ने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म भी कर दिया कि मिस स्टेटमेंट है, बावजूद इसके मैनेजमेंट उसको करेक्ट करने को तैयार नहीं है, दिस इज कॉल्ड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड, जो मिस स्टेटमेंट वो पकड़ चुका है उसका ऑडिट पे क्या इंपैक्ट होना है, एंड इफेक्ट ऑफ वो उन मिस स्टेटमेंट का क्या प्रभाव होना है जो कि अभी भी अनकरेक्टेड है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, दोबारा से रिकॉल करो। पहला, इफेक्ट ऑफ मेटीरियल मिस स्टेटमेंट ऑन द ऑडिट, यानी कि मेटीरियल मिस स्टेटमेंट का ऑडिट पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, एंड अनकरेक्टेड जो मिस स्टेटमेंट है उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। मेरे लिए जो करेक्ट हो गई हैं वो ठीक है, बट जो आइडेंटिफाई होने के बाद भी अनकरेक्ट है वो खतरनाक है। तो ऐसे 450 इनकी कल्पना करता है। ठीक है जी, चले जी। फिर प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द मिस स्टेटमेंट, अब ये बात आती है, सबसे पहले मिस स्टेटमेंट को पकड़ो और चेक करो कि क्या वो मेटीरियल है। स्टेप नंबर 1, ऑडिटर शेल एक्यूमुलेट द मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट अदर देन दोज व्हिच आर क्लियरली ट्राइवल। ट्राइवल मतलब जो मटेरियल नहीं है, इमटेरियल है। तो इमटेरियल ट्रांजैक्शन को छोड़ो, केवल मटेरियल को पकड़ो और मटेरियल को पकड़ के एक्यूमुलेट करके देखो क्या ये मटेरियल है। उसके बाद अगर वो मटेरियल है तो अपनी ऑडिट स्ट्रेटेजी, अपनी ऑडिट प्लान, इनको रिवाइज करो। यानी कि ऑडिटर टू इवैल्यूएट कि क्या ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान को रिवाइज करने की जरूरत है, क्या उन्हें रिवाइज करने की जरूरत है, किसको? ऑडिट प्लान को, ऑडिट स्ट्रेटेजी को। अच्छा, कहता है रिवाइज कब करना पड़ेगा? जो आपका ऑडिट प्लान या ऑडिट स्ट्रेटेजी आप कब रिवाइज करेंगे? जो आपने आइडेंटिफाई की है ना मिस स्टेटमेंट, नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट वो इंडिकेट करती है कि ये मिस स्टेटमेंट अगर बाकी मिस स्टेटमेंट के साथ मिल जाएं तो ये मटेरियल है। एक बार दोबारा से पढ़ना शुरू करना। ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान को रिवाइज कब करोगे? ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान को रिवाइज तब करोगे अगर आपने जो मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई की है, अगर वो बाकी और भी मिस स्टेटमेंट के साथ मिल जाएं तो ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट बनेंगी। तो आपको इसके लिए अपना ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान चेंज करना पड़ेगा। सेकंड, एग्रीगेट ऑफ द मिस स्टेटमेंट, जो मिस स्टेटमेंट आपको मिली है अगर उन सबको हम टोटल कर दे तो जो ऐसे 320 के अंदर आपका मटेरियलिटी का लेवल आता है ना, वो ब्रीच कर रहा है, वो ब्रीच कर रहा है। तब आप रिवीजन करोगे। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड पॉइंट आते हैं, इवैल्यूएशन का थर्ड स्टेप। स्टेप नंबर 1 क्या था? आपने आइडेंटिफाई की मिस स्टेटमेंट और देखा कि एग्रीगेट में क्या वो मटेरियल है। दूसरा, फिर आपने अपने ऑडिट प्लान और स्ट्रेटेजी को चेंज किया। कब चेंज किया? कि अगर वो मटेरियल हैं तो आपने अपने ऑडिट प्लान या स्ट्रेटेजी को चेंज किया। अब तीसरा, कम्युनिकेट कर रहे हैं आप मैनेजमेंट को। अच्छा, मैनेजमेंट को क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं कि देखो जी मुझे मिस स्टेटमेंट मिली है। मिस स्टेटमेंट कहां पर मिल सकती है? शायद बैलेंस शीट में। अब इसे बैलेंस शीट को कैसे डिफाइन किया गया है? बैलेंस शीट को कहा जाता है अकाउंट बैलेंसेस। शायद प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे लिखा गया है? क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर डिस्क्लोजर में। तो यानी कि ऑडिटर मैनेजमेंट को कहेगा कि प्लीज बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस या डिस्क्लोजर के अंदर देखिए कि मिस स्टेटमेंट कहां पर है और क्यों है, मिस स्टेटमेंट क्यों आ रही है, जरा प्लीज देख लीजिए, मैनेजमेंट को कहेगा। ठीक है जी। उसके बाद, एंड टू परफॉर्म द प्रोसीजर टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एक्चुअल मिस स्टेटमेंट, मैनेजमेंट को यह भी कहेगा कि सर अब पूरी मैंने आपको बता दिया कि ये मिस स्टेटमेंट है, मतलब आपकी ये वाली पार्टी से ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, सब में गड़बड़ है। तो आप मुझे बताइए एक्चुअल अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट क्या निकल के आता है। फिर
अगर मान लीजिए ऑडिटर रिक्वेस्ट करता है और मैनेजमेंट एग्जामिन करता है, ऑडिटर की रिक्वेस्ट के बाद मैनेजमेंट एग्जामिन कर देता है, किस चीज को एग्जामिन करता है? अकाउंट बैलेंसेस को, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को एंड डिस्क्लोजर को, तीनों चीजों को एग्जामिन किया और वो करेक्ट भी कर देता है, तो ऑडिटर फिर उसके बाद एक बार सेकंड चेक करेगा कि सही में अब सही हो चुका है सब कुछ। अगर सही हो चुका है तो बस बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर सही नहीं हुआ, इफ द मैनेजमेंट रिफ्यूज टू करेक्ट सम और ऑल ऑफ द मिसस्टेटमेंट कम्युनिकेटेड बाय द ऑडिटर, तो फिर ऑडिटर पूछेगा उनसे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे कहने के बावजूद भी मैंने आपको कहा था करेक्शन कर लो, पर आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ऑडिटर, ये इवैल्यूएशन की प्रोसेस का अगला स्टेप है कि उनसे पूछेगा। फिर अगर मान लीजिए अब अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, ऑडिटर ने मैनेजमेंट को कहा कि आप सही कर लीजिए, परंतु बावजूद इसके मैनेजमेंट ने वो बात नहीं मानी, तो यानी कि अगर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है तो फिर अब ऑडिटर का क्या कर्तव्य बनता है? अगर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मतलब बताने के बावजूद वो सही करने को तैयार नहीं है, तो ऑडिटर तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है? सबसे पहले तुम इवेल्युएट करोगे इस अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का इंपैक्ट। अच्छा, यानी कि सबसे पहले देखिए कि अगर मैनेजमेंट ने अगर पूरी तरह से आपकी बात को अनसुना कर दिया या थोड़ा सा अनसुना कर दिया, मतलब अभी भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, तो क्या वो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मटेरियल है? अच्छा, अब मटेरियल है या नहीं है, इसको डिसाइड करते हुए ऑडिटर कंसीडर करेगा क्या चीज? पहली बात, साइज एंड नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट क्या है इन रिलेशन टू द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर। साइज एंड नेचर ऑफ द मिसस्टेटमेंट क्या है, एंड इफेक्ट ऑफ द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट अगर कोई पिछले पीरियड की थी, चाहे वो अकाउंट बैलेंसेस के अंदर या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर या डिस्क्लोजर के अंदर हो, तो उसको भी साथ में जोड़ेगा। मतलब करंट ईयर की जो मिसस्टेटमेंट है प्लस जो लास्ट ईयर की भी अगर जो कोई मिसस्टेटमेंट थी, वो उनको दोनों को जोड़ेगा ऑडिटर। किस लिए? क्या चीज निकालने के लिए? टू डिटरमाइन कि ये जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, चाहे करंट ईयर की हो प्लस चाहे पिछले ईयर की हो, जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, क्या वो मटेरियल है? क्या वो मटेरियल हैं? तो ऑडिटर इस चीज को कंसीडर करेगा, करंट ईयर की भी प्लस पिछले साल की भी, प्रायर पीरियड की भी मिसस्टेटमेंट को टोटल करके। फिर उसके बाद पहली बात तो आपने इवेल्युएट किया, क्या अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट क्या मटेरियल है? अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट कहां पर हो सकती है? बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, डिस्क्लोजर में। आप करंट ईयर की भी प्लस पिछले साल की भी कंसीडर करोगे और इवेल्युएट करोगे अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट क्या वो मटेरियल है या नहीं है। उसके बाद कम्युनिकेशन करोगे टीसीडब्ल्यूजी को। अब कम्युनिकेशन टीसीडब्ल्यूजी को किस चीज का कर रहे हो? अब लास्ट कम्युनिकेशन है टीसीडब्ल्यूजी को कि देखो जी, ये वो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है जो कि मैंने आपको कहा है कि भाई ये करेक्ट कर दो, परंतु बावजूद इसके आपने करेक्ट नहीं की और ये मटेरियल नेचर की है। अच्छा, ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को रिगार्डिंग द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट एंड देयर इफेक्ट क्या होने वाला है। ठीक है जी, चलिए जी। तो ऑडिटर कम्युनिकेशन शैल आइडेंटिफाई द मटेरियल अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली। सारी इंडिविजुअल मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑडिटर तुम बताओगे, कम्युनिकेट करोगे किसको? मैनेजमेंट को। ऑडिटर मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट करेगा कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट को आप करेक्ट कर दीजिए भाई, परंतु ऑडिटर शैल आल्सो कम्युनिकेट विद द टीसीडब्ल्यूजी कि अगर आपने इसे करेक्ट नहीं किया, यानी कि अगर आपने नहीं किया तो फिर तो वो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन करेगा ही, बट साथ में ऑडिटर एक और चीज कम्युनिकेट करेगा कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट प्रायर पीरियड की कौन सी है। प्रायर पीरियड की अगर कोई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है तो वो उसको भी बताएगा और फिर टोटल करके उनका इंपैक्ट बताएगा कि भैया ये मटेरियल है, इन्हें करेक्ट कर दो। नहीं किया तो फिर वो क्वालिफाई ऑडिट रिपोर्ट कर देगा। और क्या, एक बार दोबारा से फटाफट पढ़ते हैं स्टेप्स, पूरे के पूरे स्टेप्स आइए गो थ्रू करते हैं। आइएगा फटाफट गो थ्रू करते हैं। मैंने कहा जी प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन क्या है। सबसे पहले मिस स्टेटमेंट का टोटल करो और देखो कि क्या वो मटेरियल है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अगर वो मटेरियल है तो अपनी ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लस ऑडिट प्लान को चेंज करो। अच्छा, चेंज करो, किस लिए चेंज करो? चेंज करने की जरूरत ये है ताकि आप पता लगा सको कि ये जो मटेरियल, ये जो मिस स्टेटमेंट आपने पकड़ी है, क्या ये बाकी मिसस्टेटमेंट के साथ मिल जाए तो क्या ये मटेरियल बनती है, ये चेक करो। और दूसरा, अगर मान लीजिए जो आपका मटेरियलिटी लेवल है, क्या अगर ये उसे क्रॉस कर रही है
तो अगर ये क्रॉस कर रही है तो मटेरियल है ही है। तो फिर अब आपको ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लस ऑडिट प्लान अपना चेंज करना ही पड़ेगा अगर ये मटेरियलिटी लेवल के क्रॉस कर रही है या फिर ये बाकी ट्रांजैक्शन के साथ मिलकर आपकी नजर में मटेरियल है, चाहे बेशक मटेरियलिटी लेवल का क्रॉस नहीं कर रही मगर फिर भी मटेरियल है। भाई मटेरियलिटी लेवल को क्रॉस करने वाला ही मटेरियल नहीं होता, उसके अलावा भी होता है। फॉर एग्जांपल आपका मटेरियलिटी लेवल 10 लाख रुपए का है, तो फिर अब एक एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन है वो 2 लाख रुपए की है मगर है एक्सपोर्ट की और इकलौती ट्रांजैक्शन और उसके अंदर गड़बड़ है, तो फिर वो ए पॉइंट के अंदर आ जाएगी ना। तो यानी कि अगर आपकी मिस स्टेटमेंट अलोंग विद द अदर मिस स्टेटमेंट अगर वो मटेरियल है या फिर अगर वो मटेरियलिटी के लेवल को क्रॉस कर रही है तो फिर अपने ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्लान को चेंज करो। ठीक है जी। थर्ड, कम्युनिकेशन करो मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट को क्या कम्युनिकेट करोगे कि भैया अपनी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस या डिस्क्लोजर को चेक कर लीजिए और उन्हें करेक्ट कर लीजिए और एक्चुअल मिसस्टेटमेंट देखिए कि कितनी है। अगर मैनेजमेंट ऑडिटर के कहने के बाद इसे चेक कर लेता है, रिवाइज कर लेता है, तो ऑडिटर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा चेक करने के लिए कि सही हो गई है या नहीं। परंतु अगर ऑडिटर के कहने के बावजूद भी मैनेजमेंट ऐसा नहीं करता तो फिर मैनेजमेंट से ऑडिटर जरूर पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, मतलब क्या रीजन है कि मेरे कहने के बावजूद भी आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी मिसस्टेटमेंट जो कि ऑडिटर ने बताई, मैनेजमेंट को बताई, बट बताने के बावजूद भी मैनेजमेंट उसे करेक्ट करने को तैयार नहीं हुआ। तो फिर इनका इंपैक्ट क्या होगा? सबसे पहले इवेल्युएट कर दीजिएगा। इवेल्युएट, ऑडिटर आपका कर्तव्य होगा कि इवेल्युएट कीजिए इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट को इवेल्युएट कीजिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर सबसे पहले डिटरमाइन करेगा कि वो जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, जो कहने के बावजूद भी सही नहीं हुई, क्या वो मटेरियल है, क्या वो मटेरियल है। एंड इन मेकिंग सच डिटर्मिनेशन, जब वो मटेरियलिटी लेवल ऑडिटर डिसाइड करेगा तो फिर ऑडिटर क्या कंसीडर करेगा कि साइज एंड नेचर ऑफ द मिसस्टेटमेंट क्या है इन रिलेशन टू अकाउंट बैलेंसेस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर डिस्क्लोजर्स। एंड ये जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है अगर कोई प्रायर पीरियड की भी है तो उसे भी साथ में जोड़ लो, उसे भी साथ में जोड़ लो। तो ऑडिटर दोबारा कहते हैं, दोबारा एक बार बात करते हैं, क्या करेगा? अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट डिटरमाइन करेगा कि क्या वो मटेरियल है कि नहीं है, और वो मटेरियलिटी डिसाइड करते हुए करेंट ईयर की मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी देखेगा, करंट ईयर के मिसस्टेटमेंट भी देखेगा, प्लस प्रायर पीरियड की मिसस्टेटमेंट भी देखेगा ऑडिटर। अच्छा, ये तो स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 1 मतलब इवेल्युएट किया आपने अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट को। फिर स्टेप नंबर 2 आप मैनेजमेंट को कह रहे हैं कम्युनिकेशन विद द टीसीडब्ल्यूजी। अब टीसीडब्ल्यूजी को क्या कह रहे हैं? देखो जी, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं और उनका इंपैक्ट भी बता रहा हूं। ठीक हो गई इतनी बात? ये ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को इन्फॉर्म कर रहा है। फिर ऑडिटर जब भी इन्फॉर्म करेगा तो हर ट्रांजैक्शन को इंडिविजुअली इन्फॉर्म करेगा कि भाई ये गड़बड़ है। ऑडिटर ये भी रिक्वेस्ट करेगा कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट को सही कर दीजिए, और ऑडिटर ये भी कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट प्रायर पीरियड की भी रह गई हैं और प्रायर पीरियड की भी अभी तक करेक्ट नहीं हुई हैं। ये सब कम्युनिकेट किया जाएगा ऑडिटर के द्वारा, किसको? टीसीडब्ल्यूजी को। फिर पूरी प्रोसेस में ऐसे 450 निभाते हुए ऑडिटर कुछ डॉक्यूमेंटेशन करेगा। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आएगा? पहला, वो डॉक्यूमेंट, वो अमाउंट जिसके नीचे उसने कहा है कि ये मटेरियल नहीं है, मतलब इमटेरियल यानी कि ट्राइवल, वो अमाउंट जिसके नीचे उसने ट्राइवल कंसीडर किया है, इमटेरियल कंसीडर किया, इट इज अ मैटर ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। सेकंड, अगर मान लीजिए मिस स्टेटमेंट जो आपने आइडेंटिफाई की है क्या वो करेक्ट की गई है मैनेजमेंट के द्वारा या नहीं, ये भी बताइएगा। फिर क्या ऑडिटर अपना कंक्लूजन देगा कि जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है क्या वो मटेरियल है या नहीं है, ये भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आएगा। इससे 450 का जो डॉक्यूमेंटेशन बनेगा तो क्या क्या आएगा? पहला, ट्राइवल ट्रांजैक्शंस कौन सी है, मतलब जो इमटेरियल है। दूसरा, मिस स्टेटमेंट जो कि फाइंड की गई है क्या वो करेक्ट हुई हैं या नहीं हुई। तीसरा, and if they have been corrected, misstatement accumulated and if they have been corrected, and third, ऑडिटर का कंक्लूजन कि जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, जो बावजूद इसके इन्फॉर्म करने के बावजूद भी अभी सही नहीं हुई, क्या वो मटेरियल है। तो ये आपका पूरा चैप्टर था जी, जिसका नाम था कंप्लीशन एंड रिव्यू। अब अगली क्लिपिंग जो है वो इसकी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन की आ जाएगी आपके पास, एंड बहुत जल्दी।
धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।